हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए हम लोग ये उष्मा हीट इसमें करेंगे। ये क्लास दूसरा है फ्रेंड्स। ये क्लास दूसरा या टेस्ट 2 बोल सकते हैं। चलिए इसमें हम फिजिक्स से देख रहे थे। ये फिजिक्स लूसेंट का शुरू किया फ्रेंड्स। ये लूसेंट का क्लास ऑब्जेक्टिव है। लूसेंट का जो एमसीक्यू आता है मार्केट में आप देखे होंगे, ये उससे हम लोग ये उष्मा से पहला चैप्टर में हम लोग यांत्रिकी मैकेनिक्स देखे थे, और ये इसमें हीट देखेंगे उष्मा। इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी है इसमें। और ये आपके रेलवे के एग्जाम के लिए तो बहुत मायने रखता है। सभी एग्जाम के लिए वो विशेष रूप से मायने रखता है, लेकिन विशेष रूप से ज़्यादा ग्रुप डी और जेई एनटीपीसी के लिए सभी ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए तो क्वेश्चन 1 से इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होती है। वस्तु को जब गर्म करेंगे तो उसका अणु की चाल बढ़ जाएगी, तितर बितर होने लगेगा, इधर उधर ज़्यादा भागने लगेगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। रैपिड टेस्ट की तरह करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा तेज में। ये रैपिड रूप में चलेगा, तेजी रूप में। ये रैपिड टेस्ट टू किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप उसके अणु के औसत गति ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, उसके अणुओं की गति औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है संपर्क करने पर। संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है। यह होता है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। जिसमें ज़्यादा ऊष्मा रहेगा वो छोटे तरफ की ओर, जिसमें कम रहेगा उसकी ओर प्रभावित होगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है, वस्तु की किसी ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का अर्थ है वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी पिंड को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं क्या होती है कि चाल घट जाती है। ठंडा करेंगे फिर चाल घट जाएगा, गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। सबसे दिया था रमफोर्ड ने दिया था। किसने, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था। आपस में घिस कर पिघला दिया था डेवी को। किसने, डेवी ने पिघला दिया था। जब कभी कार्य ऊष्मा बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है 14146 जूल पर किलो कैलोरी, या 4.186 जूल पर कैलोरी, या 4.186 गुना 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। मतलब इसका सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है। ये J बराबर W/Q होता है। आइए, कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है। लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में होता है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। यह हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 12, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है। यह पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए गर्म निकलता है। और गर्मी के दिनों में ठंडा होता है तो बाहर का वायुमंडलीय दाब, मतलब वायुमंडल ज़्यादा गर्म हो जाता है और नीचे वाला ठंडा ही रह जाता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, केल्विन है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक ये कैलोरी है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है। ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक अभी ऊपर देखे थे, ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10⁻3 जूल। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। ऊपर की अपेक्षा अधिक गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा बदल जाती है। आइए, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ये अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में
ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस क्यों करता है? अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, तो फिर उसको कोई असर नहीं करता 46 डिग्री सेल्सियस। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा और जल्दी गल जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। घटने मतलब उसका समयांतरा घट जाएगा तो जल्दी गलेगा ना। गैस तापमापी दर तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि क्यों संवेदी होते हैं? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। 21 तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापयुग्म तापमापी ये सीबेक के प्रभाव पर। अधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, अधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। किस लिए? उत्तापमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है स्टीफन के नियम पे। किस पे? स्टीफन के टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या स्टीफन के नियम पे कार्य करता है। 24 दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? यह मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा का स्थान पर एल्कोहल को तापमापी दर के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दिया जाता है वरीयता तापमापी के रूप में? ये एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। क्या? एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से तापक्रम मापा जा सकता है और 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्या? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 27 में 27 में क्या कहा गया है? थर्मोकपल तापयुग्मक द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तापयुग्मक दो असदृश धातुओं का। क्या? दो असदृश धातुओं को बनाया जाता है। क्या? सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसको कहा जाता है? ये विकिरण तापमापी को। 30 कौन सा सही है? F-32/9 बराबर C/5, यही हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? ये याद रखिएगा, F-32/9 बराबर C/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में जो भी कन्वर्ट करने का रहेगा निकल जाएगा। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? जल के क्वथनांक तथा हिमांक दोनों के बारे में पूछा गया है। ये हो जाएगा 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट। 32 के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप क्या होता है? ये होता है 310 डिग्री। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापकरणों का एक समान है? अभी वो देखे थे। क्या? -40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा? -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस है। आगे चलते हैं। 36 फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? अभी देखे थे F-32/9 बराबर C/5। तो क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट पे 212 है, तो 212 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यानी 180/9 बराबर C/5। कितना? 9 दूना 18, यानी बी पचे 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तुरंत हो जाता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ये कितने डिग्री के बराबर होगा? ये 32 डिग्री के बराबर। मानव शरीर का ताप सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर कितना 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा? ये होगा 36.89। क्या? 36.89। ये क्या
आइए ये क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट ताप मापकरण पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होता है? ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उसी तरह निकाल लीजिएगा। ये C/5 बराबर F-32/9 से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। 37 डिग्री सेल्सियस से आप निकाल सकते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किया जाता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसकी। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल किस लिए लगे होते हैं? इसलिए कि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। किस लिए? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। पैंतालीस, जब गर्म पानी को मोटे कांच गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका टूटने का कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। कितने पे? और यहाँ पे आयतन इस पे न्यूनतम बोल सकते हैं, मिनिमम होता है। आइए 47 चलते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होती है? जल की आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले कम होता है जल का आयतन, 4 डिग्री सेल्सियस पे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा, घनत्व तो पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाएंगे, मतलब उल्टा लाएंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है, इसलिए 0 से 10 डिग्री पे ले जाएंगे, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा आयतन। और जब 10 डिग्री सेल्सियस वो नीचे लाएंगे पहले, तो यहाँ भी जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। आइए 49, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? अधिकांशतः वो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, प्रसार ज़्यादा हो जाता है इसमें, और वो इसका सही से आंसर होगा प्रसार हो जाता है गर्मियों में, वो रबड़ है फैल जाता है और तो उसका जगह बचता नहीं तो फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होता है? इसका चौड़ाई में अव्यवस्थित होती है। इसका चौड़ाई क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। 51, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में इसका लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाता है। ये सब कितना बार पिछले क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं देखे हैं तो। लूसेंट जीके में जो प्ले लिस्ट है उसी में इसको हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसमें प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं पिछले क्लास। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्यों बोतल टूट जाती है? इसलिए कि ये पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है। अधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, ये फट जाती है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, आयतन बढ़ जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखिए सब ये सब पिछले वीडियो में भी हो चुका है। ये क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए गैप छोड़ा जाता है ताकि प्रसार हो, इसका गर्म करने पर फैले तो वह दोनों बराबर कर दे, पटरी टेढ़ी ना हो। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? यह कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस।
शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित फिर भी जीवित रह जाता है। किस कारण ये जीवित रह सकते हैं? क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। आइए, ऊष्मा का संचरण की विधि है। ऊष्मा का संचरण की क्या विधि है? ये चालन भी है, संवहन कन्वेक्शन भी है, रेडिएशन विकिरण भी है, मतलब तीनों सही है। ऊष्मा संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु का एक स्थान दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ये स्वयं नहीं जाती है, चालन विधि में नहीं जाती, इनको माध्यम चाहिए। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ये होता है संवहन विधि द्वारा। ये क्या हो जाएगा? ये संवहन विधि द्वारा। अब विकिरण विधि द्वारा होता है जो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो गर्म होता है जो वायुमंडल। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? ये आती है विकिरण। अभी देखें, ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ये किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं? ये विकिरण विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसमें विकिरण में चूंकि सूर्य का प्रकाश भी आ जाता है तो थोड़ी कोई माध्यम से आता है, वो तो निर्वात से भी आ जाता है। चूंकि सूर्य से और पृथ्वी के बीच में दूरी तो बहुत निर्वात है ना। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, वो कौन सी होती है? माध्यम के कण उसमें गति नहीं करता है, वह क्या होता है? वो विकिरण होता है। 65 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम कौन सा चालक है? ये पारा है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? ये चांदी की चालकता यह अधिक होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? अधिक होती है। सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है यह विद्युत का। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मीटर मापन है उसमें विकिरण की। 68 ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड क्यों लगता है? लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगने का कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए हमारे शरीर से वो ऊष्मा अवशोषित करने लग जाता है। चूँकि हमारे शरीर में हायर कंसंट्रेशन में ज़्यादा ऊष्मा रहती है और वो ठंडा रहता है, इसलिए वो खींचने लग जाता है तो वह हमें मेरे शरीर से जब तापमान निकलेगा तो ठंड महसूस होगा। बुखार में क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो वायुमंडल में जाने लगता है तो इसलिए ठंड महसूस होती है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? इसका कारण जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होती है? यह गर्म होती है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? इसमें भी कमरा गर्म हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आइए, 72 धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी? किसी धातु को खाना पकाने बर्तन बनाने वाले प्रयुक्त किया जाए तो ताप चालकता क्या होगी? ये हो जाएगा कम होनी चाहिए। निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? यह कहलाता है संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यह है पारा, बहुत अच्छा चालक ऊष्मा का, इसलिए नापने के लिए पारा को यूज किया जाता है। टेम्परेचर, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म कर देता है? सौर कुकर को कौन सा भाग गर्म करता है? ये अवरक्त किरण, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? गर्म रखने का कारण है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। क्या? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? रंग संयोजन ये सबसे ज़्यादा उचित है। ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है? ये अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? इसका कारण है सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह का समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? श्वेत वस्त्र ये उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता हुआ परावर्तित करते हैं और काला वस्त्र नहीं परावर्तित करता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों?
इसका गर्म होने का रीजन है ताप के अच्छे रोधक होता है, इसीलिए गर्म होता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्यों? ये गुप्त उष्मा के कारण ये हो जाएगा। भाप में गुप्त ताप। वायुमंडल में आतक की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, जो किससे भरा हो? ये ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। ये कौन सा है? ये क्रिकचॉप का नियम है। किसका नियम? क्रिकचॉप का नियम। किसी कणिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? यह नियम है स्टीफन का। यही देखिए यहाँ पे आ गया स्टीफन का विकिरण नियम। अभी ऊपर इसका मतलब डिफिनेशन है, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? यह नियम अभी ऊपर से ही हम पढ़ा रहे हैं। किसका? न्यूटन का शीतलन नियम हो जाएगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन का शीतलन नियम है आ गया। ये सब बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसको सीरियस से लीजिएगा ताकि आपको फिजिक्स में और साइंस में कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये MCQ है लूसेंट का, ये लूसेंट का निचोड़ है। लूसेंट पूरे अच्छे से देता है फ्रेंड्स। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? ये लेगा 10 मिनट से अधिक लेगा। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? जो थर्मल फ्लास्क में जिसमें पानी गर्म या ठंडा रहे तो वैसा ही अवस्था में रहता है, यह है डिबार है। याद रखिएगा डिबार। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है। उष्मा का क्षय किस कारण रोका जाता है? ये चालन, संवहन और विकिरण तीनों से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? आंतरिक दीवारें चमकीली होने का कारण है विकिरण द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? यह गर्म रखने का कारण है इसका चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकालने या प्रविष्ट होने से रोकता है। 95। किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ये किया जाता है विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा क्या होती है? ये लगी उष्मा होती है एक विशिष्ट उष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट उष्मा का मान होता है? सर्वोत्तम विशिष्ट उष्मा का मान जल में होता है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? इसका रीजन है बहुत जल्दी गर्म होने का जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी का यूज क्यों किया जाता है? पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में 101। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए 101, 102। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है ये अंतरिक्ष यात्रा, सलकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यारोपण में। 103। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ये उदरपातन, जो अमोनियम क्लोराइड और कपूर, ये सभी देखिए ये सभी इसमें आ जाएगा। उदरपातज सब्लिमेट पदार्थ कौन सा है? ये इसमें सभी आ जाएगा। नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उसमें पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वो उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाता है गलनांक पॉइंट। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है, ये जब वाष्प में बदलता है तो ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और मतलब जल्दी जम जाएगा। मिश्र धातुओं का गलनांक उनके विविध धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, मिश्र धातुओं का गलनांक, क्योंकि ओरिजिनल बर्फ नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड्स, याद रखिए, बर्फ कभी भी ओरिजिनल नहीं बना सकते, उसमें कुछ न कुछ मिलाया जाएगा तभी वो जमेगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवीय धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, उनके अवयवीय धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को ये गलन कहते हैं, क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ये तो सब नॉर्मल है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक ये घट जाएगा, वो जल्दी जल्दी उबलने लगेगा। ये पिछले वीडियो में भी हम दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक ये बढ़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, दाब बढ़ने से। थोड़ी उल्टा हम बोल दिए थे, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर दाब घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो जल्दी जल्दी उबलने लगता है, लेकिन जब वहाँ पे जब दाब घटता है, लेकिन यहाँ दाब बढ़ने की बात कर रहा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। दाब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, जल्दी उबलने लगता है। जब दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मतलब लेट से उबलेगा। अवद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अवद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर ये घटता है। पानी कब उबलता है, पानी जल का अस्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है, ये घटेगा, क्या घटेगा। आइए, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, सभी संतुलन में रहता है उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। क्या त्रिक बिंदु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है ये द्रव की संपूर्ण मात्रा पे। चावल को पकाने पर कहाँ अधिक समय लगेगा, चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट पे। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है यह द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी, यानी चारों पे। आइए 120, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। यह क्या है, जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ी पर हिमपात क्यों होता है, इसका कारण ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है। बर्फ पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है, उसकी गर्मी पाकर भी एक साथ नहीं पिघलता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। बर्फ अधिकांश ऊष्मा को, ये व्हाइट नहीं है, पूरे व्हाइट और चिकना है, इसलिए अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, ये वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने के कारण है बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है उदरपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, यह बाष्पीकरण के कारण है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं, दाब बढ़ाने के कारण किससे चिपकता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 128, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग अंदर रहता है पानी के अंदर। ये क्या हो जाएगा, कोई वो परिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित रहेगा फ्रेंड्स। चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, कम समय में तैयार होने का क्या कारण है फ्रेंड्स, ये जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, यह उसका कारण है वो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को यह वाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, ये पहाड़ों पर
पानी ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है 100 डिग्री सेल्सियस जो है जनरल बॉइलिंग पॉइंट। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करती है, ये क्या कहलाती है? यह गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से दर में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? आवश्यक ऊष्मा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? यह बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ये भी याद रखिएगा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? ये इसमें भी गुप्त ऊष्मा का कारण है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागति के प्रथम नियम से किससे संरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मागति का प्रथम नियम संरक्षित है ऊर्जा से। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? ये मिलती है प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन है एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है? इसमें ऊष्मा परिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? आइसोथर्मल चेंज में इसमें ताप परिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? इसमें है एक समान तापमान बनाए रखना। ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? ताप गति का प्रथम नियम यह संबंध मामला है किससे? ऊर्जा का संरक्षण के नियम। सतह का ताप क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की सतह का ताप होता है कितना? 6000 डिग्री 6000 केल्विन है। कितना? 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, इसलिए बर्फ में नमक भी मिलाया जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? यह हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा करने के कारण संपीड़ित गैस को छोड़ने से कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण क्यों करता है? जब वह सबसे अधिक अवशोषण करेगा काला और खुरदरा हो। क्या? काला और खुरदरा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है, किस पे होता है दोगुना? ये C/5 बराबर F-32/9। इसमें क्या फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होगा। ये सेंटीग्रेड तापमान का दुगना, इसको 2C करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9C बराबर 2C मतलब 10C माइनस ये हो जाएगा कितना? 3×5 2×5 10 160। कितना हो जाएगा? C बराबर 160 फ़ारेनहाइट। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें थर्मामीटरों में पारद का प्रयोग किया जाता है उस चालकता के कारण, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक, ये द्रव क्वथनांक के बारे में पूछा गया, ये बढ़ जाता है और बॉइलिंग और इसका हिमांक बिंदु घट जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? यह अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दाब अधिक हो जाता है। ऊपर जब पर्वत पर जाता है दाब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के दर पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है कि सभी मतलब ये ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। 57। खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बाहरी इसलिए छोड़ा जाता है तो काली सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होता है, इसलिए अच्छा से खाना पके, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा ले, ज़्यादा देर तक गर्म न कर तुरंत गर्म हो जाए। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है चिकनी सतह। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ताप को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, गलत है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, सही है, अर्थात यही सही हो जाएगा। सही नहीं, एक बार पूछा गया। 160। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर।
जब सील बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? कुरकुरे होने का कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। 62 शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखा जाता है? अधिक गर्म इसलिए रखता है कि दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? निम्न ऊष्मा धारिता जल की सबसे अधिक होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? उसका पूछा गया 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सी बराबर कितना होता है? केल्विन बराबर सी माइनस 273 होता है। सी माइनस 273 होता है। तो हमको पूछ रहा है क्या? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में करेंगे तो कितना केल्विन होगा? तो सेल्सियस में ये कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? कितना सेल्सियस? 273 के बराबर सी प्लस 273 होता है फ्रेंड्स। तो हम सी के जगह पे 27 रखेंगे तभी 300 केल्विन आएगा। इसके जगह पे 27 रखेंगे, 27 तब ना 273 प्लस 27 के बराबर सी प्लस 273 होता है, ये याद रखिएगा। आइए, किसी ताप परिवर्तन किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ये कहा जाता है वाष्पन की। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ये केवल उच्च तरंग दैर्घ्य के। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ये जब साफ मौसम रहेगा तो ये साफ मौसम रहेगा तो पूरे ऊष्मा का जो सोर्स ऊष्मा आता है उसको वायु मतलब जो बादल रहता है उसको रोक नहीं पाता, तो मतलब ऊष्मा बाहर हो जाता है, इसलिए ठंड महसूस होता है। जब बादल वाला मौसम रहेगा मतलब समय रहेगा दिन या रात तो गर्म महसूस होगा, क्योंकि जो ऊष्मा आती है उससे विकिरण द्वारा सूर्य से वो बाहर उसके कारण मतलब बादल के कारण नहीं जा पाता है, इसलिए गर्म महसूस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, यही सही है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वो जल्दी उस बर्फ गले ना, इसलिए। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? अभी पढ़े तो ऊपर, किसके द्वारा? बाष्पीकरण द्वारा। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? ये है Cp माइनस Cv बराबर R/J। आइए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? ऊपर भी इसको देखें, बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, जब पसीना निकलता है तो ऊष्मा भी निकल जाती है, तो ऊष्मा निकलेगी शरीर से तो ठंड महसूस होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगे आप लोग बताइएगा कमेंट में करके। और देखिए ये टेस्ट बोल सकते हैं, ये क्लास दूसरा था, ये लूसेंट MCQ है फ्रेंड्स। अगर आपको बुक नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको टेलीग्राम पे PDF भी दे देते हैं। आपको पहले टेलीग्राम पे PDF देते हैं, उसके बाद आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, मार सकते हैं कितना क्वेश्चन, और आप यहाँ पे मिला सकते हैं। इसका टेलीग्राम पे PDF मिल जाता है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।